बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। तो आज आपको मैं जो वो 9th क्लास के मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये 9th चैप्टर का सबसे पहला थ्योरम है। आपके जो बोर्ड में जो पेपर है मैथ का, उसमें जो आपका आखिरी पार्ट है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, उन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो आपके जो है वो ऊपर चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर जो है वो 7 तक वहां से लॉन्ग आ जाएंगे। लेकिन एक पार्ट ऐसा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 वो देते हैं, वो थ्योरम का देगा पार्ट, और उसमें वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 इज अ कंपल्सरी पार्ट। ठीक है, तो आपको 2 थ्योरम आएंगे जिसमें से एक चॉइस होगी और आपको एक पार्ट लाजमी करना होगा, और 8 नंबर का ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरम। तो जरा देखते हैं कि थ्योरम क्या चीज है। थ्योरम का बेसिकली मतलब होता है मसला। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये क्या मसला है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट थ्योरम्स दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर। तो आज हम सबसे पहला थ्योरम करने जा रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट है, जो आपके बोर्ड के ऊपर नजर भी आ रही होगी। ठीक है, आपकी बुक का पेज नंबर 210 है, जिसके लास्ट में थ्योरम की स्टेटमेंट होगी। तो थ्योरम की स्टेटमेंट सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा, और उसके आगे क्या क्या कुछ लिखना होगा ये आपको अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जरा स्टेटमेंट के ऊपर सबसे पहले गौर करते हैं कि वो स्टेटमेंट में क्या रहा है। वो कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट वेस्ट सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो हम इसके ऊपर जरा देखते हैं कि ये सब बातें इसने क्या कही है। सबसे पहले बात करता है कि एनी पॉइंट, कोई सा भी एक पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कोई सा भी एक पॉइंट ऑन द राइट द सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लाइन सेगमेंट क्या चीज है, राइट द सेक्टर क्या चीज है, फिर इसका बाकी हिस्सा भी हम पढ़ते हैं। तो देखिए जरा, ये आपके सामने मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं, एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, और इसको हम बोलते हैं लाइन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। तो बच्चे, ये लाइन इस तरफ भी एरो आ जाएगा, इस तरफ भी एरो आ जाएगा। इस एरो का मतलब ये है कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उस तरफ चलता जा रहा है और इस तरफ भी चलती जा रही है। ये पूरी बन जाएगी एक लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। और अगर मैं इसके एक तरफ जो है वो एरो लगा दूं और एक तरफ जो है वो एक एंड पॉइंट आ गया, रुक गया है, तो ये बन जाता है मेरे पास रे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अरे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। तो अब आपके पास देखिए कि मैंने यहाँ पे एक और फिगर बनाई है जिसके तो इस तरफ भी एरो नहीं है, इस तरफ भी एरो नहीं है, मतलब 2 एंड पॉइंट्स हैं। एक एंड पॉइंट आपके पास ये है और एक एंड पॉइंट आपके पास ये है। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक हो गया? लाइन सेगमेंट। तो बच्चे, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा। तो लाइन सेगमेंट का मतलब है कि उस लाइन का पार्ट, उस लाइन का हिस्सा। अगर मेरे पास ये एक लाइन है जो कि जब वो मूव करती जा रही है इस तरह भी और इस तरह भी, मैं यहां से ये एक पॉइंट ले लेता हूं ए, और इधर से ये मैं पॉइंट ले लेता हूं बी, और इसको जरा बाहर निकाल दूं, बड़ा कर दूं, तो ये है ए, ये है बी। इस तरह एरो नहीं आएंगे क्योंकि ये मैंने पॉइंट ये वाला लिया, ये वाला पॉइंट ये वाला है। तो इस लाइन में से ये पार्ट, कोई हिस्से, कोई मैंने बाहर निकाल दिया है, इसीलिए इसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट, के लाइन का पार्ट। तो याद रखिएगा, लाइन हमेशा वो होती है जिसके दोनों तरफ एरो होते हैं। जिसकी तरफ एरो ना हो तो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगी। तो आपके थ्योरम के अंदर वर्ड लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो मतलब इसके बारे में बात की जा रही है। चले, ये बात भी समझ आती है। अब बारी आती है आपके पास राइट बाय सेक्टर की। अब ये राइट बाय सेक्टर क्या चीज है? तो बाई सेक्टर, बाई सेक्टर लिख लेते हैं जरा, ये भी बाई सेक्टर। तो बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, और सेक्टर का मतलब भी क्या होता है? पार्ट्स। तो बाई सेक्टर का मतलब क्या होता है? 2 पार्ट्स। तो राइट बाय सेक्टर का मतलब क्या होगा? 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है? तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये लाइन है ए बी, ठीक है, जिसको मैं फर्स्ट कर लेता हूं कि भाई ये 10 सेंटीमीटर है। तो राइट बाय सेक्टर क्या होगा कि इसके ऊपर मैं इसको हाफ कर दूं, एक लाइन लगाऊंगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मैंने एक लाइन लगाई परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल, मतलब आपके पास अगर ये एक लाइन है बिल्कुल सीधी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बिल्कुल सीधी, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। छोटी क्लासेस में मैथ में पढ़ा भी होगा कि जब भी परपेंडिकुलर का वर्ड आए, इसका मतलब क्या है कि वो राइट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। साथ साथ लिख लिख के मेंशन करते हैं राइट एंगल, या वर्ड आपके पास आ जाए परपेंडिकुलर
तो इट मींस ये आपके पास किसके बारे में बात की जा रही है, 90 डिग्री की। ठीक है, यानी कि आपके पास ये दो मार्कर्स भी जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा होगा, इस तरह भी 90 डिग्री बन रहा होगा, इस तरह भी 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक हो गया, चले ये बात भी समझ आती है। तो बात हो रही थी राइट बाइसेक्टर की, तो राइट बाइसेक्टर एक लाइन जो हमने लाइन सेगमेंट के ऊपर लगा दी है, इस तरीके से लगाई है कि भाई इसने इस ए बी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये भी आपके पास अगर ये 10 है, टोटल 10 है, तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ, ये भी आपके पास क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि भाई दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक हो गया, तो हमें ये बात भी समझ आ गई कि राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब इस लाइन को जरा गौर से पढ़ते हैं। वो कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, जरा ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसको मैं कहता हूं ए बी। ठीक है, इस लाइन के ऊपर मैं एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। तो देखिए जरा, ये मैंने क्या किया, इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये यहां से लेके यहां तक। इसका मैं नाम देता हूं एल एम। ठीक है, तो मैंने बात ये की है उसके उसके स्टेटमेंट को देखते हुए कि भाई इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर, ठीक है, ये ए बी हो जाएगा आपके पास लाइन सेगमेंट, और एल एम आपके पास क्या जो एक लाइन है जो कि राइट बाइसेक्टर के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि वो लाइन जो है वो एल एम ये इस ए बी को सेंटर से कट कर रही है, डिवाइड कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो पहली बात हमारे पास क्या होगी, ये यहां से लाइन सेगमेंट, दूसरी बात ये राइट बाइसेक्टर। अब वो कहते हैं कि एनी पॉइंट, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास इस पूरी लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट मैंने सिलेक्ट करना होगा। मैं ये पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी, यही भी, ये भी, ये भी, इसमें से मैं अपनी मर्जी से कोई सा भी पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जरा कर लेता हूँ ये वाला, इसका नाम दे देता हूँ पी। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी वो लाइन पूरी होगी हमारे पास जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ था, और उसने क्या कहा हुआ था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, कि भाई एक लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई सा भी पॉइंट, तो जो हमने फिक्स कर लिया इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है उसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स है। एक पार्ट के अंदर होता है उसका गिवन, गिवन का मतलब है कि वो जो कुछ कहना चाह रहा है, और दूसरे हिस्से में होता है उसके पास टू फाइंड, कि मतलब वो फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, वो टू प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है। तो बच्चे उसके लिए जो दोनों में डिफरेंस है कि वो दो पार्ट्स का पता कैसे चलेगा, तो इस जब भी आपको हर थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर इस वर्ड जरूर होगा कि जब भी इज आएगा आपको पता चलेगा थ्योरम का अगला हिस्सा शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आगे का लिखा हुआ है इस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो वो कहता है कि वो जो पॉइंट जो लिया था हमने उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। तो वो कहता है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कि वो एंड पॉइंट से बराबर के फासले पे है। तो हमने पढ़ा था ना कि ये आपके पास ए और बी, ये इसका एंड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट का ये दो एंड पॉइंट, ये रे का ए एंड पॉइंट और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं। तो जो फिगर हमने ड्रॉ की है कि भाई इस ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर जो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उसके ऊपर कोई सा भी राइट बाइसेक्टर, उसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट, ठीक है, वो अपने एंड पॉइंट से बराबर के फासले पे है। तो कहना ये चाह रहा है कि P से लेके A तक का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट ये है और ये दूसरा एंड पॉइंट है B। ठीक है, तो ये पॉइंट P इस एंड पॉइंट A, ये पॉइंट P इस एंड पॉइंट P बराबर के फासले पे है, साबित कीजिए। ठीक है, तो कहता ये है, दोबारा सुन लीजिए फिर हम इसको प्रूफ करते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर हम कोई भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं, तो ये जो पॉइंट है P वो अपने एंड पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट के बराबर के फासले पे है। मतलब P का यहां से लेके यहां तक A तक का डिस्टेंस और P का यहां से लेके यहां तक B का डिस्टेंस, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, साबित कीजिए। ठीक है, तो मैंने वर्ड एक और बोला वो है कॉन्ग्रुएंट का, तो मैं आपको बता दूं ये है आपके पास कॉन्ग्रुएंट, इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, ये आपने 10 चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया होगा। तो कॉन्ग्रुएंट आपके पास जिसमें इक्वल और ऊपर छोटी सी एक मद का साइन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ग्रुएंट जो होता है वो आपके पास साइज और
शेप के हवाले से क्या होती है, चीजें बराबर होती है। ठीक है, तो जब मैं कॉन्ग्रुएंट का वर्ड लूंगा तो इसका सिंबल भी यूज कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि वो साइज और शेप के हवाले से दोनों तरीकों से हर तरफ जो है वो बराबर है, इक्वल है, एक जैसी है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इसी कॉन्ग्रुएंट के वर्ड को समझाने के लिए मेरे पास एक ट्राइंगल है ये और एक ट्राइंगल है ये। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल तकरीबन दोनों एक जैसी है, एक बिल्कुल इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ये और एक ट्राइंगल है मेरे पास ये, ठीक है, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल जो है वो शेप में तो सेम सेम लग रही हैं लेकिन साइज में इक्वल नहीं है, तो इसको मैं कहूंगा कि ये मेरे पास क्या है, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर का सिंबल ये होता है आपके पास। तो ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास क्या होंगी, सिमिलर है, और ये ट्राइंगल मेरे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब साइज में भी शेप में भी इक्वल, और सिमिलर का मतलब होता है कि जो मिलती जुलती होती है, यानी कि आप ये कह लो कि इसका साइज जब डिफरेंट है लेकिन शेप आपके पास क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, चलें, ये सारी बातें थी जो उसके अंदर से डिस्कस की हुई थी। आइए जरा इसका प्रूफ देखते हैं, इसको सब कुछ देखते हैं कि इसने उसने क्या बोला यहाँ पे। तो अब हमको साबित ये करना है, जो साबित करना उसको भी मैं एक जगह पे लिख लेता हूं, यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं, टू प्रूफ, कि मुझे साबित ये करना है कि भाई पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। ठीक है, मुझे साबित क्या ये करना होगा, जो पी ए वाली साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। ठीक हो गया, तो अब जो उसके ऊपर गिवन डाटा लिखा हुआ, उस गिवन डाटा के अंदर हमें क्या क्या बातें सामने आती है जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन डाटा के अंदर उसने जो बातें बताई हैं वो ये कि एक तो उसने ये बोला है कि भाई आपके पास राइट बाइसेक्टर है, दूसरा उसने लाइन सेगमेंट के बारे में बात किया, और तीसरा उसने पॉइंट के बारे में बात की है। ठीक है, इन्हीं चीजों के ऊपर जरा हम डिस्कस करेंगे कि उसने क्या क्या, कुछ बातें जो हैं वो हम यहाँ से अहस करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो जरा देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसी फिगर के ऊपर गौर से देखते हैं। अगर आप यहां से पता चल रहा है कि ये इसको जब वो मिड पॉइंट पे जब वो आपका पता है कि वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर इस लाइन सेगमेंट को, तो यकीनन क्या होगा कि ये आपके पास जो इसका सेंटर वाला पॉइंट होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये अगर इसका मिड पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो आपके पास लाइन है कहां से लेके कहां तक, ए से लेके सी तक, और जो ये लाइन है कहां से लेके कहां तक, सी से लेके बी तक, ये दोनों आपके पास क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक हो गया, या कॉन्ग्रुएंट भी वर्ड यूज कर सकता हूं। तो मैं जरा साइड पे लिख लेता हूं कि भाई मेरे पास जो आपके ये कहना चाह रहा है कि भाई ए सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी बी के। ठीक है, बी सी लिख लें या सी बी लिख लें, एक ही बात है, मतलब ये साइड कॉन्ग्रुएंट है इस साइड के। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया था वहां पे स्टेटमेंट के अंदर कि भाई जो लाइन सेगमेंट का जो राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, तो जब लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर के बारे में बात की जा रही है, तो राइट बाइसेक्टर के बारे में भी हमने पढ़ा शुरू में कि भाई वो हमेशा उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो वहां से हमें पता चला कि भाई ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, वो मैंने लिख दिया साइड पे। ठीक है, एक बात ये। इसके अलावा बात हमने ये की थी कि जब राइट बाइसेक्टर राइट के बारे में वर्ड यूज है तो वहां पे 90 डिग्री भी आ रहा होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि लाइन बिल्कुल सीधी है, तो आपके पास यहाँ पे भी 90 डिग्री आ रहा होगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री आ होगा। इट मीन्स आपके पास ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, तो दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूं कि भाई पी सी ए, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल पी सी ए, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, पी सी बी, मतलब ये वाला एंगल पी सी डी। इसकी बात तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं ये भी लिख देता हूं कि भाई एंगल पी सी ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी सी बी के। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल का कॉन्ग्रुएंट है। ये सारी बातें जो है मैंने उसके अंदर यहाँ पे मेंशन की हुई थी, सिर्फ उसने लाइन में लिखा हुआ था, मैंने थ्योरेटिकली फिगर बना के उसको देख लिया कि भाई कैसे ये कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, चले ये बात भी समझ आ गई। अब आगे आपके पास जब एक कंस्ट्रक्शन की हेडिंग आती है तो उसके अंदर अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि मैं इस पी पॉइंट को ए से ज्वाइन कर लेता हूं, और कंस्ट्रक्शन में जब भी कोई काम करना होगा डॉटेड में करेंगे। तो ये देखिए पी को मैं ज्वाइन करने लगा हूं ए के साथ, ऐसे पी को ज्वाइन करने लगा हूं बी के साथ,
ठीक है, तो इसको भी ज्वाइन कर लिया और उसको भी ज्वाइन कर लिया। मेरे पास दो साइड्स आ गई, एक पी ए और पी बी। यही तो आपको साबित करना था कि पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, ठीक है, ये भी हमें साबित करना है। अभी जस्ट मैंने इसको खुद से बना दिया कि भाई मेरे पास ये एक साइड है और आप ये दूसरी साइड है पी बी, मैंने उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो जब मैंने इस लाइन को इसको आपस में जोड़ा तो मेरे पास जब ऐसा लग रहा है कि एक ट्राइंगल यहाँ पे बन गई है, एक ट्राइंगल इस साइड पे और एक ट्राइंगल इस साइड पे है, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम है पी सी ए, ठीक है, ऐसे आ रहा होगा पी सी ए, ये जरा डॉटेड में आ रहा होगा, ठीक है, ये ट्राइंगल है। दूसरी ट्राइंगल है पी सी बी, तो वो भी तो लिख लेता हूं, पी सी बी, और ये आपके पास क्या है, डॉटेड में आ रहा होगा। और ऐसी ट्राइंगल्स ना दोनों आपस में साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये जरा साथ जुड़ी, मैंने इसको जरा अलग-अलग कर दिया ताकि जरा प्रोमिनेंट हो जाए कि भाई ये दो ट्राइंगल्स हैं, जो कि आपके पास एक है पीसीए और दूसरी आपके पास ट्राइंगल है पीसीबी, ठीक हो गया। तो जरा आइए जरा इसीलिए इसको जरा हम उसको प्रूफ करते हैं, और वो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो आप देखिए जरा अपनी बुक के पेज नंबर 210 पे, ठीक है, पेज नंबर 210 पे आपको जो है वो सबसे पहले नीचे लास्ट में स्टेटमेंट नजर आ रही होगी जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी थी, ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। फिर आपके पास जो गिवन की हेडिंग आ रही होगी, गिवन की हेडिंग के अंदर उसने लिखा होगा लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, यही बात उसने की। और आगे वो कहता है कि एड पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर सच डैट कि भाई एल एम आगे जो साइन आपके पास बना हुआ वो परपेंडिकुलर का है, ठीक है, ये जो इस तरीके से आपके पास साइन बना होगा ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर का साइन है, क्लियर है, याद रखिएगा, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि एल एम परपेंडिकुलर टू द ए बी, ठीक हो गया। और आगे उसने लिखा हुआ है कि ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ये वही है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ठीक है, ये गिवन के हेडिंग के अंदर आ रहा है। और आगे वो कहते हैं कि पी इज द पॉइंट और एल एम, तो एल एम के ऊपर ही पी पॉइंट है, तो देखो पॉइंट पी जो वो एल एम लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं पे आ रहा है। चले ये चीज भी होगी। अब आगे देखिए अगले पेज पे, पेज नंबर जो है वो 211, उसके ऊपर सबसे ऊपर आपको हेडिंग मिल रही होगी और वो है टू प्रूफ के साबित आपको ये करना है कि पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। ये सब कुछ मैं मेंशन कर चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन में भी क्या किया कि ज्वाइन पी विद ए एंड बी, ये भी हमने कर लिया। अब अगली हेडिंग आपके पास आती है प्रूफ की। प्रूफ के अंदर आपके पास एक तरफ आती है स्टेटमेंट और दूसरी तरफ आपके पास आता है रीजन। तो इधर मैं दे देता हूँ हेडिंग प्रूफ की, ठीक है, तो एक तरफ मेरे पास आ जाएगा स्टेटमेंट और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, रीजन। ये सब कुछ आपको बोर्ड में ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है, यानी कि जैसे कि उसने हेडिंग दी हुई थी, जैसे ही आपने स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर फिगर बनानी है, फिर गिवन की हेडिंग देके वो 2 लाइंस, फिर आपने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देके लाइन लिखनी है, फिर टू प्रूफ की हेडिंग देके ये, फिर प्रूफ की हेडिंग देके टेबल सारा बना देना है, ठीक है, ये सारा आपको जुबानी करना है। क्वेश्चन सिर्फ आपको स्टेटमेंट में आएगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो टोटल आंसर है उसके जो मार्क्स है वो 8 नंबर है, ठीक है। आइए अब इसी से को भी देख लेते हैं उसने क्या बोला है यहाँ पे। सबसे पहले उसने ऊपर 2 ट्राइंगल्स बनाई होंगी, ठीक है, ये वही ट्राइंगल जो हमने अभी अभी अलग की थी। एक ट्राइंगल का नाम है पी ए सी और दूसरी ट्राइंगल का नाम है पी बी सी, ठीक है, या ए सी पी कह लो या बी सी पी कह लो, जो उसने लिखा वैसे लिख लो, कोई इश्यू नहीं है, बात इसी ट्राइंगल की हो रही है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ ट्राइंगल ए सी पी और आगे सेंटर में आपके पास जब एक साइन आ रहा है डबल एरोस का और इस तरफ ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा बी सी पी का, ठीक है। ये जो साइन आपके पास आ रहा है इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन, ठीक है, ये जो साइन आपके पास आ रहा है इसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन। क्लियर हो गया। अच्छा बच्चे याद रखिएगा जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान कुछ कंपैरिजन करने लगे हैं, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट, ये जो आपके पास साइन है, ये जो आपके पास पूरी लाइन है, ये जिस मर्जी थ्योरम में आ जाए, याद रखिएगा मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो बातें आप याद रख लीजिएगा, कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी, वो बातें आप याद रख लीजिएगा तो आपको सब कुछ आगे करना जरा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये कि जब भी आपको कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन मिले सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें अगर आप ढूंढ लें कि भाई ये इस ट्रायंगल की 3 चीजें उस ट्रायंगल की 3 चीजों का बराबर है, तो आप कह सकते हो कि पूरी ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल के बराबर होगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने कंपेयर करनी होगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि भाई हम बात करते हैं कि भाई मेरे पास ये एक मार्कर है, दूसरा मार्कर ये है, ठीक है, मैं इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करने चाह रहा हूँ और कंपैरिजन में मैं कहता हूँ कि भाई इसका ये जो कैप है, इस कैप के, इस मार्कर के इस कैप के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बराबर है, ठीक है।
और मैं कहता हूँ कि इसकी जो इस मार्कर की जो बैक साइड है, इस मार्कर की बैक साइड जो उसके कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है, एक जैसी है। दूसरा मैं कहता हूँ इसका जो वेट है, इस मार्कर का जो वेट है इसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब केवल 3 चीजें मैंने साबित कर दी, कैप, बैक और उसका जो वेट है। ठीक है, तो जब ये 3 चीजें साबित मैंने कर दी कि भाई इसकी 3 चीजों के बराबर है, लाजिमी तौर पे ये पूरा मार्कर इस पूरे मार्कर के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बच्चे अब यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपने यहाँ पे भी 3 चीजों का कंपैरिजन करना होगा। तो आइए जरा देखते हैं कि भाई हम 2 ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास यही 2 ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी जो AC साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है इस BC साइड के। ठीक है, ओ वो तो मैंने लिखा हुआ है कि भाई AC कॉन्ग्रुएंट है BC के। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये तो गिवन के अंदर ही मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया था, इसलिए मैंने पहले लिखा हुआ था कि भाई इस ट्रायंगल की ये साइड है, ये साइड है, बराबर है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसका जो आपके पास राइट बाइसेक्टर है वो उसको मिड पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये साइड और ये साइड क्या है कि बराबर है। एक चीज वो मैं इधर लिख देता हूँ कि भाई ये मेरे पास क्या है, गिवन है इसके सामने। दूसरी चीज कि भाई ये जो एंगल आपके पास ACP और यहाँ पे जो एंगल है BCP, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। वो चीज मैं मेंशन कर चुका हूं, और वो आपके पास क्यों है, क्योंकि ये आपके पास इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाजिम तौर पर यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा होगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा होगा। ये मैंने यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, 2 चीजें होगी, एक तो ये साइड होगी, दूसरा आपके पास क्या हो गया, ये एंगल हो गया। तीसरी चीज आपके पास क्या है, अगर आप गौर से देखिए कि इस ट्रायंगल की ये जो PC वाली लाइन है और इस ट्रायंगल की जो PC वाली लाइन है, क्या ये दोनों सेम नहीं है, कॉमन है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स की लाइन एक ही है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई PC कॉन्ग्रुएंट टू PC। और क्यों का, क्योंकि ये आपके पास क्या है, कॉमन है। ठीक है, जिन दोनों ट्रायंगल्स को हमने लहदा किया था कि भाई ये PC साइड इस PC साइड के क्या है, इक्वल होगी, बराबर होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। उसकी वजह क्या, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स की जो आपके पास लाइन है वो सेम है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2 रूम्स हैं जो आपस में साथ साथ इकट्ठे हैं, तो उन दोनों रूम्स के दरमियान एक ही दीवार होती होगी। अगर आप उस दीवार को तोड़िए तो साथ वाला रूम ही निकल आएगा। ऐसा नहीं है कि उस साथ वाले रूम की जो दीवार निकले, तो बल्कि उन दोनों रूम्स की जो दीवार है, उन दोनों कमरों की दीवार है, वो एक जैसी होती है, कॉमन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी दीवार और उसकी दीवार दोनों तरफ से अगर हम मेजर करें तो वो आपके पास पैमाइश एक जैसी ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये पता चल गया कि भाई ये साइड आपके पास क्या है, उस ट्रायंगल की उस साइड के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो 3 चीजें होगी, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। ठीक है, तो ये देखें, दिस साइड, दिस एंगल एंड दिस साइड, दिस साइड, दिस एंगल एंड दिस साइड। तो साइड एंगल साइड, इस पोस्टुलेट के मुताबिक साइड एंगल साइड, ये आपके पास क्या है, पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, एक लॉ होता है। ठीक है, थ्योरम सा होता है, और ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक, वो जो आपने ऊपर जिन ट्रायंगल्स का कंपेयर किया था, कंपैरिजन करना चाह रहे थे, तो वो ट्रायंगल आप फिर से लिखिए, ACP और ट्रायंगल BCP। अब आप कहोगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये ट्रायंगल्स इस ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी हर चीज के कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब जिन साइड्स का मैंने जिक्र ही नहीं किया, और वो आपके पास क्या है कि मतलब देखो कि ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ये वाली जो साइड होगी, ये भी लाजमी तौर पे इस ट्रायंगल की साइड की क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इस साइड का नाम क्या है, PA, और इस साइड का नाम क्या है, PB। तो मैं हेंस यहाँ पे लिख सकता हूं कि भाई PA कॉन्ग्रुएंट है PB के, और यही चीज तो मुझे साबित करनी थी। ठीक हो गया, तो यहां से हमें ये चीज पता चलती है कि जब भी 2 ट्रायंगल्स के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस का वर्ड आ जाए, तो आप किसी तरीके से 3 चीजें साबित कर दीजिए कि इस ट्रायंगल की ये 3 साइड से एंगल, ये इस ट्रायंगल की इस 3 साइड से एंगल आपस में दूसरे से बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी ट्रायंगल उस पूरी ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, बराबर होगी, एक जैसी होगी। तो जब ये पूरी ट्रायंगल उस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो जिन बातों का हमने नहीं जिक्र किया, जिन साइड्स या जिन एंगल का हमने नहीं जिक्र किया, तो लाजमी तौर पे वो वाली साइड्स और एंगल्स भी दूसरे ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर होंगे। तो वहां से हमें पता चला कि भाई जैसे कि हमने किसी तरीके से साबित कर लिया कि भाई ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की साइड पे कॉन्ग्रुएंट है, एक चीज। ट्रायंगल की ये एंगल और ये वाला एंगल जब उसके कॉन्ग्रुएंट है, 2 चीज।
और ट्रायंगल की ये वाली साइड ट्रायंगल की साइड के जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक ये पूरी ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब पूरी ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी जो बाकी साइड्स हैं जो कि पी ए पी बी, ये भी लाजमी तौर पे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, बराबर होगा, एक जैसा होगा। ठीक हो गया। तो ये था बच्चे आपका थ्योरम नंबर 1। तो आपको स्टार्ट से लेकर सिर्फ स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट लिख के फिगर बना के गिवन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन टू प्रूव, और लास्ट में आपने इस स्टेटमेंट का प्रूफ देना होगा विद रीजन, सब कुछ। ये एंड तक ये आपके पास जहां पे ये टेबल खत्म होता है यहां तक इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।